क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, जेईई मेंस एंड नीट। और अभी हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट और आज है उसका लेक्चर नंबर 11। तो बेटा लेक्चर नंबर 11 में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, ये आखिरी टॉपिक हमारा बचा था अल्टरनेटिंग करंट का, ट्रांसफॉर्मर्स। इसका पिछले किसी टॉपिक से बहुत ज्यादा लिंक नहीं है, थोड़ा सा इसमें फैराडेज लॉ लगता है, उसके सिवा पूरा फ्रेश टॉपिक है ना। ये एक डिवाइस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा एक जगह पे फैराडेज लॉ का इस्तेमाल करेंगे, पूरा फ्रेश टॉपिक है, नए सिरे से पढ़ेंगे। हमें क्या पढ़ना है? इसका कंस्ट्रक्शन देखना है, इसका प्रिंसिपल देखना है, इसका वर्किंग देखना है, फॉर्मूला देखना है, न्यूमेरिकल देखना है, एफिशिएंसी देखना है और एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर को पढ़ना है। शुरू किया जाए? चलो भाई शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल साहब फिजिक्स वाला। तो आ जाओ भाई शुरू करते हैं आज का लेक्चर। टुडेस गोल, आज का गोल है ट्रांसफार्मर पढ़ना बच्चों। ट्रांसफार्मर शुरू किया जाए। आज कोई डीपीपी नहीं है बेटा, इसमें कोई डीपीपी बनती नहीं है। देखिए दो फॉर्मूले, उसमें क्या ही सवाल बनेंगे, जितने बन सकते हैं बना के करा देंगे। ट्रांसफार्मर, तो बेटा ट्रांसफार्मर क्या होता है? सब लोग जानते हैं, यही होता है ट्रांसफार्मर। कुछ और होता है यही होता है ना। क्या नाम है इसका? बम्बल बी, क्या नाम था इसका? ऑप्टिमस प्राइम, क्या नाम था? नाम भूल गया मैं इसका, है ना। तो ये वाला ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ने हैं, क्या पीपीटी बना दिया ऑपरेटर ने, तो भैया सही करो इसको। हाँ, ये वाला ट्रांसफार्मर बनाना था ना, ये हम लोग को पढ़ना था। ट्रांसफार्मर जो घर के बाहर लगा होता है ना, खंबे पे जो बोल जाता है शिक शिक धूम, बड़ा मजा आता है ना। हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर बोल गया है, लाइट 2 दिन नहीं आएगी। तो बेटा ऐसा ट्रांसफार्मर अपने अपने घर के आसपास देखा होगा, लगा रहता है। तो इस ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है बेटा? इसका काम होता है जो बिजली घर पे आ रही होती है वो बहुत ही लो वोल्टेज पे चाहिए होती है, और जो बिजली हमारे पावर हाउस से भेजी जाती है वो बहुत ही हाई वोल्टेज पे भेजी जाती है। तो बच्चों ये ट्रांसफार्मर क्या करता है? उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। हमारे घर पे जो बिजली आती है उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होती है आप सभी को पता है? कितनी होती है? 220 वोल्ट, है ना। और जो वहां से सप्लाई कर रहे होते हैं बेटा, सप्लाई तो बहुत हैवी पे करते हैं हम लोग को, 33 किलो वोल्ट पे सप्लाई चल रही होती है। उसको डाउन करते 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 फाइनली ये जो ट्रांसफार्मर आपके घर के आसपास लगा होता है ये इसको 220 वोल्ट पे लाता है। तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। दो तरह के ट्रांसफार्मर्स पढ़ने हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो बच्चों ये वोल्टेज को डाउन करता है और घर में सप्लाई करता है। ठीक है, ऐसा ये ट्रांसफार्मर जहां पे पावर जनरेट होती है वहां भी लगा रहता है, वो वोल्टेज को बढ़ाता है ना। तो इसका कहानी अभी आगे देखते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है? अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स वोल्टेज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ऑफ ग्रेटर और स्मॉलर वैल्यू, है ना। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करेगी, जो ट्रांसफॉर्म करती है वोल्टेज को। बच्चों अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज होना चाहिए, कंडीशन ये है। डायरेक्ट करंट में ट्रांसफार्मर काम नहीं करता, सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट का। तो अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ऑफ ग्रेटर और स्मॉलर वैल्यू, ओके, है ना। किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक वेव फॉर्म से दूसरे वेव फॉर्म में डालता है, और जो वोल्टेज की वैल्यू होती है या तो उसको बढ़ा देता है या तो उसको घटा देता है। क्लियर है? दो तरह के ट्रांसफार्मर आपने नाम सुन रखे होंगे। ऐसा ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में ले जाए, जो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में ले जाए, जो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज बनाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, है ना। लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में ले जाए उसको क्या बोलते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और बच्चों जो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में ले जाए, जो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में ले जाए उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर है ये बात? अच्छा एक बात बताओ, वोल्टेज आप लो से हाई कर रहे हो या वोल्टेज हाई से लो कर रहे हो, दो चीजें हैं, ठीक है। बच्चों ये वाला जो होता है ये कहां मिलता है? ये पावर स्टेशन पे होता है। जो हमारे घर में पावर आती है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, इसको बनाया यहाँ पे जाता नहीं है। ऐसा तो नहीं कि घर के पीछे वाले मैदान में बनाई गई है ना। ये तो बहुत दूर बनाई गई है, कहाँ पे? जहाँ भी पावर प्लांट होगा वहाँ बनाई गई है। तो बेटा पावर प्लांट पे जिसको हम जनरेट करते हैं, इसको हम जनरेट करते हैं वेरी 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 हाई वोल्टेज, है ना। और उसको हम जब ट्रांसफर करते हैं तो बहुत हाई वोल्टेज पे ट्रांसफर करते हैं। पावर प्लांट पे क्या करते हैं हम? जैसे मान लो यहाँ पावर प्लांट है, ठीक है ना, दादी में पावर प्लांट है या कहीं पे पावर प्लांट है, तो पावर प्लांट से मेरे घर तक बिजली आनी है, तो कैसे आएगी? एट वेरी हाई वोल्टेज आती है। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि पावर का जो लॉस होता है वो थोड़ा कम होता है एट हाई वोल्टेज। बात समझ में आई? हाँ, बहुत बड़ा ग्रिड होता है, पावर ग्रिड बहुत बड़ा होता है। तो वहां से यहाँ पावर कैसे आएगी? जो करंट है वो यहाँ से वहां तक कैसे आता है? एट वेरी हाई वोल्ट आता है, एट वेरी हाई वोल्टेज। यानी वहां पे क्या लगेगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगेगा। कहां पे लगा हमने बताया? पावर स्टेशन वगैरह पे, ठीक है, पावर स्टेशन वगैरह पे। यहाँ पे बेटा क्या लगाया? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। खूब ढेर सारी खूब ज्यादा वोल्टेज पे पावर को हमारे घर ले जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? पावर का लॉस कम होता है, ठीक है। अब जब ये यहाँ पहुंचा हमारे घर के आसपास के ट्रांसफार्मर पे, तो उसको हम क्या करते हैं? इतना हाई वोल्टेज हमारा घर झेल नहीं सकता, तो हमारे घर के आसपास वाला जो ट्रांसफार्मर रहता है वो क्या कर देता है? स्टेप डाउन कर देता है और हमारे घर की लाइट बना देता है। ये पूरी कहानी है जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे सिलेबस में नहीं, उस पर हम नहीं जा रहे, थोड़ा सा हमने हिंट दे दिया है बस, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने बताया दो तरह के ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप कैसे बात काम करता है? लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज। स्टेप डाउन कैसे काम करता है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोट, अ ट्रांसफार्मर वर्क्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट ओनली। बेटा ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ एसी करंट पे काम करता है, डीसी करंट पे काम नहीं करता है, ठीक। नेक्स्ट, अ ट्रांसफार्मर ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। इट कैन रेज और लोअर द वोल्टेज इन अ सर्किट बट विद अ करेस्पॉन्डिंग डिक्रीज और इंक्रीज इन करंट। ये क्या चीज है, जरा इसको समझते हैं। ट्रांसफार्मर करता क्या है? मतलब ट्रांसफार्मर किस चीज पे बेस्ड है, क्या करता है? बेटा मान लो हमने कहा कि हमारे पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर या कोई भी ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? यहाँ लिखा है, अ ट्रांसफार्मर ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक पावर। क्या करता है? ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक पावर। एक बच्चा पूछा है भाई ओनली एसी। बेटा एसी में से लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा, और इंडक्शन तभी हो सकता है जब चेंज इन फ्लक्स हो। चेंज इन फ्लक्स तभी होगा जब करंट चेंज हो रहा हो। डीसी करंट ऐसा हो जाता है, कांस्टेंट जैसा होता है, तो वहां पे करंट में चेंज नहीं होता, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना नहीं होता, इसलिए एसी करंट ओनली। फॉर अल्टरनेटिंग करंट ओनली एज इट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा फ्लक्स चेंज करना है तो कैसा करंट चाहिए होगा? चेंजिंग करंट चाहिए होगा। चेंजिंग करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, जिससे फ्लक्स चेंज होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये। आप चैप्टर क्या पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या डीसी करंट से ईएमआई हो सकता है? बताओ, क्या डीसी करंट से ईएमआई हो सकता है? अगर एक कांस्टेंट करंट है तो क्या उससे डीसी छोड़कर कांस्टेंट करंट है तो उससे ईएमआई बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए बेटा ये काम करता है सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर, बैटरी वाले करंट पे ये काम नहीं करता है। क्लियर हुई बात? अच्छा, अ ट्रांसफार्मर ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। क्या करता है ये? इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसफर करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, है ना। अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक पावर पी का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई। यही होता है इलेक्ट्रिक पावर, V इंटू आई। बेटा अगर आपको पावर ट्रांसफर करनी है एक जगह से दूसरी जगह, तो ऐसा तो है नहीं कि नई पावर जनरेट करेंगे। ट्रांसफार्मर खुद की पावर तो बनाता नहीं है ना। जैसे बड़ा ऑब्वियस सवाल आ सकता था यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर ने लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज बनाया,
ट्रांसफार्मर ने लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज बनाया, तो क्या ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है? क्या ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है? ये बताओ। ट्रांसफार्मर ने लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज बनाया, तो क्या ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है? बताओ। नहीं तो कैसे? लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज कैसे बना दिया? एनर्जी कहां से आई? भाई साहब ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टार्टिंग से चलें फिर से। अ ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स वोल्टेज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ऑफ ग्रेटर और स्मॉलर वैल्यू। या तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बना देगा या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज बना देगा। अगर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज बनाता है तो क्या एनर्जी बढ़ी है? और अगर हाई वोल्टेज को लो कर देता है तो क्या एनर्जी घटी है? नहीं ना। ट्रांसफार्मर पावर को बढ़ा नहीं सकता, पावर को घटा नहीं सकता। क्या करता है? ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक पावर। बेटा पावर का फॉर्मूला क्या है? V इंटू आई। अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगा ताकि पावर विल रिमेन सेम। आपने कहा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है और साथ ही साथ करंट को घटाएगा भी ताकि पावर क्या रहे? सेम रहे। बात समझ में आई? बात समझ में आई? पावर तो सेम रहनी चाहिए ना। आपने कहा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया, आपने एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया, उसने क्या किया? वोल्टेज को बढ़ा दिया, पर जब वो वोल्टेज को बढ़ाएगा तो वो करंट को साथ साथ घटाएगा भी ताकि पावर क्या रहे? सेम रहे। नहीं समझे? ऐसे समझो, ऐसे समझो। मान लो मेरे पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो, अभी ना समझ में आया तो बोलना इसके पास। मान लो मेरे पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे आउटपुट। ये इनपुट है, ये आउटपुट। स्टेप अप, मान लो मैंने इनपुट दिया 5 वोल्ट तो आउटपुट मिला मुझे 10 वोल्ट, ठीक है। इनपुट करंट है मान लो मेरा 2 एम्पियर तो आउटपुट करंट हो जाएगा 1 एम्पियर। बस यही बता रहा हूँ, सिंपल। ये मान लो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब बताओ स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने क्या किया? वोल्टेज को 5 से 10 बढ़ा दिया, वोल्टेज को 5 से 10 बढ़ा दिया। स्टेप अप ट्रांसफार्मर देखो इसने क्या किया? वोल्टेज को 5 से 10 बढ़ा दिया, पर साथ ही साथ करंट 2 से 1 हो गया, करंट उसी टाइम पे कम हो गया। क्लियर? कैसे हुआ अभी सीखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना होगा, वो भी सारी कैलकुलेशन सीखेंगे। मैं बता रहा हूं कि अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट कम होगा। सच दैट अगर यहाँ पे आप इनपुट पावर चेक करो, यहाँ पे बेटा आप पावर इनपुट चेक करो कितनी है? पावर इनपुट कितनी होगी? V इंटू आई। 5 इंटू 2 कितनी है? 10 वाट। पावर आउटपुट कितनी है? 10 इंटू 1 कितनी हुई? 10 वाट। तो कभी भी दिमाग में ऐसा नहीं आया कि ट्रांसफार्मर एनर्जी को बढ़ा रहा है या एनर्जी को घटा रहा है। नहीं, एनर्जी को तो वो ट्रांसफर कर रहा है। कभी वोल्टेज को बढ़ा देता है, कभी वोल्टेज को घटा देता है। अभी क्लियर हुआ है? अभी क्लियर हुआ है? अरे यार कह रहे हैं यहाँ ओम्स लॉ लग गया है। कैसे बेवकूफ बच्चे, यहाँ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी समझा रहा हूं मैं, तो ओम्स लॉ पे पहुंच गया। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I पे पहुंच गया हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाई से तो जहां वोल्टेज बढ़ेगा वहां करंट बढ़ना चाहिए। कहां से आते हैं ये साइंटिस्ट? कह रहे हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बेटा फिर जहां वोल्टेज बढ़ेगा वहां करंट भी तो बढ़ना चाहिए था है नहीं? तो मैं ये बता रहा था कि जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगा, सच दैट एनर्जी रिमेन सेम। बट बेटा तुमको सच्चाई बताऊं, ये तो आप बात कर रहे हो एक आइडियल ट्रांसफार्मर की। ये सारा डेटा किसके लिए हो सकता है? ये सारा डेटा एक आइडियल ट्रांसफार्मर का हो सकता है। प्रैक्टिकल में कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में पूरी एनर्जी किधर ट्रांसफर नहीं होगी, कुछ तो लॉस हो जाएगी। चलो ठीक है, अभी हम आपको बस यही समझाना चाह रहे थे। इट कैन रेज और लोअर द वोल्टेज। लाइन पढ़ो। इट कैन रेज और लोअर द वोल्टेज इन अ सर्किट बट विद अ करेस्पॉन्डिंग डिक्रीज और इंक्रीज इन करंट। जब रेज होगा वोल्टेज तो करंट डिक्रीज, जब लोअर होगा वोल्टेज तो करंट इंक्रीज। एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी चीज कम हो जाएगी। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं ट्रांसफार्मर क्या करता है बेटा। इट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक पावर। ये फंक्शन याद रखना। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिक पावर को। वोल्टेज को या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। अब क्लियर है? एकदम क्लियर है? अरे अभी से क्या एडी करंट करने लगा, पढ़ तो ले टॉपिक। क्लियर है यहां तक? क्लियर? चलो नेक्स्ट। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। चलो इसको मैं आगे लिख दूंगा फिर से। कंस्ट्रक्शन पे आ गए हम लोग, ठीक है। अब ये ट्रांसफार्मर बना हुआ है हमारा। कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं बेटा हम लोग? अच्छा चलो देखते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पे हमने सॉफ्ट आयरन कोर ले ली। क्या ले ली? सॉफ्ट आयरन कोर। थोड़ा बहुत याद हो इसके बारे में? अगर आपको सॉफ्ट आयरन कोर के बारे में थोड़ी बहुत बातें अगर हो जाए, कुछ चर्चा हो जाए तो मजा आ जाए, है ना? साथ में चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। सॉफ्ट आयरन कोर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? फेरोमैग्नेट। और बताओ, और बताओ फेरोमैग्नेट के और थोड़ी चीजें बताओ। सॉफ्ट आयरन कोर के बारे में कुछ हिस्टैरिसीस के बारे में पता है क्या? हटाओ, तुम्हारे कमेंट बेकार है। हाँ बेटा सॉफ्ट आयरन कोर में एक और बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी, हिस्टैरिसीस लॉस बहुत लो होता था। याद आया? सॉफ्ट आयरन कोर का जो हिस्टैरिसीस वाला जो कर्व बनता है उसका एरिया भी बहुत कम होता है। याद आया? अच्छा, तो सॉफ्ट आयरन कोर हमने चूज किया फॉर वेरियस रीजंस। और बच्चों ये कोर कैसी है? लैमिनेटेड कोर है। लैमिनेटेड कोर विद इंसुलेशन। इसका रीजन भी कई लोग समझ चुके होंगे अब तक कि लैमिनेटेड कोर विद इंसुलेशन क्यों लिया है। क्या आप लोग समझ चुके हैं किस लिए लिया है लैमिनेटेड कोर विद इंसुलेशन? किस लिए लिया लैमिनेटेड कोर विद इंसुलेशन? एडी करंट को कम करने के लिए। अच्छा, है ना, कि वेस्टेज ना हो। बेटा यहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे लपेट देते हैं कॉइल, इसको हम बोलते हैं बच्चा प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉइल, ठीक है। यहाँ पे जितने भी टर्न्स होते हैं, ये इस तरफ जितने भी टर्न्स हैं इसको हम बोलते हैं एनपी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। और इस तरफ के कॉइल को हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। और यहाँ जितने भी टर्न्स होंगे उसको हम बोलते हैं एनएस, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, ठीक है। ठीक है, अच्छा यहां से बेटा हम लोग इनपुट देते हैं इस तरफ से मैंने दिया इनपुट, प्राइमरी की तरफ से हमने इनपुट दिया। जो इनपुट देते हैं उस वोल्टेज को हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ प्राइमरी। और यहां से बेटा हम लेते हैं आउटपुट, जो आउटपुट हम लेते हैं उसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी। ये इसका कंस्ट्रक्शन है कि हम क्या लेते हैं? लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर विद इंसुलेशन। एक तरफ हम वायर लपेटते हैं। बेटा ये वायर किसके होते हैं? कॉपर वायर होते हैं सारे। कॉपर वायर क्यों लिया है तो पता होगा आपको। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, तो क्या होगा भाई? लॉस एनर्जी का कम होगा हर तरह से। यहाँ पे जितने टर्न्स हैं उसको बोला नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, और इस तरफ के टर्न्स को बोला नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। ये हो गया इसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ईएमएफ इन प्राइमरी ये रहा इनपुट, और आउटपुट ईएमएफ इन सेकेंडरी। बेटा यहाँ लोड क्यों लिखा है? यहाँ पे लोड क्यों लिखा है? उस तरफ इस तरफ लोड क्यों लिखा है? इस तरफ जो चीज चलनी है, जो चीज हमें जलानी है, जो चीज हमें चलानी है उसको हम लगा देंगे, है ना। यहाँ पे मेरे को एक बल्ब चलाना था जिसको हाई वोल्टेज चाहिए था या लो वोल्टेज, यहाँ लगा दिया। क्लियर है? इस तरह का बेटा हाँ इंसुलेटेड वायर होगा, इंसुलेटेड वायर होगा, ऐसा ही नंगा वायर नहीं लपेट देंगे इसके ऊपर, एकदम क्लियर है।
बाय सॉफ्ट आयरन। बेटा सॉफ्ट आयरन बहुत तगड़ा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। दूसरी बात उसकी हिस्टैरिसीस लॉस बहुत कम है, तो एनर्जी का लॉस बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन समझेंगे आगे ना, अभी कैसे जवाब दूं, पहले प्रिंसिपल पे चले। अभी इतना समझ में आया, एक इस तरफ आपने वायर लपेट दिया, उसको बोला प्राइमरी, इस तरफ को बोला सेकेंडरी, इधर के नंबर ऑफ टर्न्स को बोला नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, इसको बोला नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। इनपुट लगाते हैं प्राइमरी पे, आउटपुट मिलता है सेकेंडरी पे। इनपुट वाले ईएमएफ को ईएमएफ ऑफ प्राइमरी, आउटपुट वाले ईएमएफ को ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी। ईएमएफ बोलो या उसको वोल्टेज बोल लो, ये वोल्टेज है। क्लियर है? अगर मैं आपसे बोलूं वोल्टेज जो इनपुट है वो कितना है ईपी, और वोल्टेज जो आउटपुट है वो कितना है ई। क्लियर? ये था कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल एंड वर्किंग। पहले प्रिंसिपल की बात कर ले, सिद्धांत की बात कर ले। बेटा इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या आपको म्यूचुअल इंडक्शन थोड़ा बहुत याद है? क्या आपको म्यूचुअल इंडक्शन थोड़ा बहुत याद है? क्या होता था? एक प्राइमरी कॉइल होता था, एक सेकेंडरी कॉइल होता था। फिर हम क्या करते थे? प्राइमरी के अंदर करंट को चेंज करते थे, उसकी वजह से प्राइमरी में बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती थी, जिसकी वजह से सेकेंडरी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती थी, जिसकी वजह से सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज होता था, जिसकी वजह से सेकेंडरी में एक करंट इंड्यूस होता था। याद आया? इंड्यूस करंट, जो कि ग्रोइंग करंट को अपोज करता था, डाइंग करंट को सपोर्ट करता था। बोलो याद आया? क्या याद आया? इसको हम लोग बोलते थे म्यूचुअल इंडक्शन। जहां हमारे पास दो कॉइल होते थे, बेटा ये प्राइमरी ये सेकेंडरी। अगर यहाँ का करंट कैसा है वेरिएबल है, तो वहां का करंट भी क्या हो जाएगा अपने आप वेरिएबल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ करंट अगर वेरिएबल है, सॉरी अगर यहाँ का करंट वेरिएबल है तो इस करंट की बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड अगर उसको टच कर गई तो वो भी वेरिएबल, उसके अंदर से पास होने वाला फ्लक्स वेरिएबल, फ्लक्स वेरिएबल तो फैराडेज लॉ, और वहां पे क्या बन जाएगा इंड्यूस करंट। जरा इसको समझते हैं, वर्किंग को भी, वर्किंग को समझते हैं बच्चा। आ जाओ वर्किंग देखें। बेटा यहाँ पे देखो ये प्राइमरी कॉइल है, आपने इसको एक इनपुट वोल्टेज दिया, आपने एक इनपुट वोल्टेज दिया। अच्छा ठीक है, आपने एक इनपुट वोल्टेज दिया, ठीक है ना। मैंने कहा भाई यहाँ पे मैंने इसको एक इनपुट वोल्टेज दिया, ठीक है, ईपी इनपुट वोल्टेज दिया आपने। बेटा जो आपका इनपुट है अगर वो अल्टरनेटिंग करंट है, क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है। अगर आपका इनपुट अल्टरनेटिंग करंट है, बेटा यहाँ से करंट आएगा, जरा ध्यान से देखना, यहाँ से करंट आया ऐसे ऐसे ऐसे, वैसे इसका डायरेक्शन लगातार बदलता रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा नहीं। अब मुझे ये बताओ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी? करंट ऐसे 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 ऐसे, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी? ये देखो आपको कुछ सॉलिनॉइड जैसा दिख रहा होगा, ये जो प्राइमरी कॉइल है, जो सेकेंडरी कॉइल है, कुछ आपको सॉलिनॉइड जैसा नहीं दिख रहा है? ये चीज आपको सॉलिनॉइड जैसी नहीं दिख रही है? देखो ये सॉलिनॉइड जैसी नहीं दिख रही है। अब बेटा सॉलिनॉइड में करंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है? अलोंग द एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड। अगर ये सॉलिनॉइड है और करंट बेटा ऐसे 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 फ्लो कर रहा, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स फोकल करेंगे, एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड पे होती है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है? अलोंग द एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड। तो अगर करंट ऐसे 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 इसमें घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिलेगी। तो मान लेते हैं बेटा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई कुछ यूं जनरेट हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, कुछ यूं जनरेट हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब बेटा आपने मटेरियल क्या ले रखा है? आपने मटेरियल ले रखा है सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर बेटा क्या करता है ना, सॉफ्ट आयरन कोर क्या करेगा? बीइंग फेरोमैग्नेटिक इन नेचर, बेटा ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड इट। भाई ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने से दूर तो जाने नहीं देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को तो अपने अंदर से दूर जाने नहीं देगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर रखेगा। कहने का मतलब बेटा कि जैसे ही आपने अल्टरनेटिंग करंट लगाया, करंट लगाते ही यहां बनी मैग्नेटिक फील्ड, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर एस्केप नहीं करेंगी। ये जो फ्लक्स बना है, ये फ्लक्स बनेगा ना, इस एरिया से कुछ जो फ्लक्स निकलेगा, ये फ्लक्स कहीं बाहर नहीं जाएगा। फ्लक्स बना कि मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ या ना? क्या ये मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है इसके अंदर? क्या इसके अंदर थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ है? ये जैसे ही आप करंट लगाओगे, करंट लगाते ही मैग्नेटिक फील्ड बनी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बना। अब ये फ्लक्स सॉफ्ट आयरन कोर अपने बाहर नहीं जाने दे रहा, क्यों? क्योंकि क्या है? फेरोमैग्नेटिक, इसको मैग्नेटिक फील्ड से बहुत मोहब्बत है। तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड यहां फंस के रह गई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां फंस के रह गई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां फंस के रह गई। मतलब हुआ क्या बेटा? हुआ क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ से बनी वो सारी उधर से पास हुई। अच्छा, मतलब जितना फ्लक्स यहां बना वो सारा फ्लक्स यहां लिंक हो गया, जितना फ्लक्स प्राइमरी में जनरेट हुआ सबका सब सेकेंडरी से लिंक हुआ। फ्लक्स जनरेटेड इन प्राइमरी लिंक्स टू सेकेंडरी, जितना फ्लक्स बना वो सेकेंडरी से भी जुड़ गया। अब एक बात बताओ, अगर ये करंट अल्टरनेटिंग है, ये करंट कैसा है? कैसा करंट है? एसी करंट है। एसी मतलब बेटा कैसा करंट है? वेरिएबल करंट है। बेटा अगर ये करंट वेरिएबल होगा तो इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होगी। अगर ये करंट वेरिएबल होगा तो इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होगी। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हुई तो यहां से बनने वाला फ्लक्स भी वेरिएबल होगा। बेटा ये फ्लक्स वेरिएबल हुआ तो यहां पास करने वाला फ्लक्स भी वेरिएबल होगा, और यहां से पास करने वाला फ्लक्स अगर वेरिएबल हो गया तो यहां पे क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ, फैराडेज लॉ, है ना। फ्लक्स जनरेटेड इन प्राइमरी लिंक्स टू सेकेंडरी। फ्लक्स यहां पे कैसा होगा? भाई करंट कैसा है? वेरिएबल है। एसी होने की वजह से, एसी होने की वजह से जो करंट है हमारा, एसी होने की वजह से हमारा प्राइमरी कॉइल में जो करंट है वो कैसा है? वेरिएबल है। और बेटा करंट वेरिएबल है तो क्या हुआ? यहां बनने वाला फ्लक्स भी कैसा होगा? वेरिएबल होगा, जो प्राइमरी में बना है। और यही फ्लक्स जुड़ा है सेकेंडरी से, यानी सेकेंडरी से जुड़ा हुआ फ्लक्स भी कैसा होगा? वेरिएबल होगा। और बेटा इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल इज चेंजिंग विद टाइम तो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इस तरह से सेकेंडरी में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसको बोलते हैं ईएस। बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? हाँ या ना? हाँ भाई बहुत बढ़िया, क्लियर है बात एकदम। क्या हुआ है? यहां से आपने क्या लगाया? इनपुट वोल्टेज लगाया एसी। करंट लगाते ही क्या हुआ? इनपुट वोल्टेज लगाते ही यहां पे क्या बन गई? मैग्नेटिक फील्ड, है ना। करंट लगाया,
करंट कैरिंग कॉइल कैसा लग रहा है देखने में, ये ऐसा सोलेनॉइड जैसा, इसमें करंट होगा सोलेनॉइड में तो क्या बनेगी, मैग्नेटिक। हमने क्या किया बेटा, एक इनपुट वोल्टेज लगाया यहाँ पे, इनपुट वोल्टेज हमारा कैसा है, एसी है। प्रिंसिपल क्या होना, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन यही तो है म्यूचुअल इंडक्शन, कि प्राइमरी का करंट चेंज होगा तो सेकेंडरी में करंट इंड्यूस होगा या सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हमने कहा कि हमने प्राइमरी में एक इनपुट सोर्स लगाया, एसी सोर्स, वेरिएबल करंट इसमें बह रहा है, तो बेटा इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो कैसी है, वेरिएबल। जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है भाई, इसमें से हर कॉइल से क्या निकलेगा, फ्लक्स, वेरिएबल है, और वही फ्लक्स लिंक होता हुआ इसमें से भी जा रहा है। क्यों लिंक हो पाया, सॉफ्ट आयरन कोर फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड को या फ्लक्स को बाहर नहीं जाने दे रहा, अपने अंदर रखा हुआ है, तो यही फ्लक्स इससे लिंक हो गया। अब अगर करंट चेंज होगा, जो कि होगा, ऑल्टरनेटिंग होने की वजह से करंट को तो चेंज होना ही है, करंट चेंज होगा तो भाई ये वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है। भाई अगर ये सोलेनॉइड होता तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती, म्यू नॉट एन आई, अगर ये सोलेनॉइड होता तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती, म्यू नॉट एन आई, तो करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स, प्राइमरी का फ्लक्स चेंज हुआ तो सेकेंडरी का भी चेंज होगा, वही फ्लक्स तो यहाँ आ रहा है, और फ्लक्स चेंज हुआ तो बेटा ईएमएफ इंड्यूस होगा, यस ये फिनोमेना है म्यूचुअल इंडक्शन का। क्लियर है एकदम, आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल इन वर्किंग क्लियर है, आगे बढ़िए, क्लियर है, यस बहुत बढ़िया। चलो अब आ गए हम लोग कैलकुलेशंस पे, है ना। अब जैसे तुम लोग के दिमाग में हमेशा बात चलती है कि कहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स अगर प्राइमरी में है तो क्या होगा, सेकेंडरी में है तो क्या होगा, इसके बारे में भी अब बात करते हैं, ठीक है, धीमे धीमे। चलो हम मान लेते हैं बच्चों प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस समय, हम मान लेते हैं, चलो इस बार समझ में आएगा, पिछली बार नहीं आ रहा, एकदम अच्छे समझ में आएगा। हम मान लेते हैं कि प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो एनपी है और सेकेंडरी में एनएस है। हमने कहा प्राइमरी में क्या है, एनपी, और सेकेंडरी में क्या है, एनएस है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, अब सुनो जरा, लेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ प्राइमरी बी फाई। मान लेते हैं प्राइमरी के एक टर्न में से जो फ्लक्स निकल रहा है वो फाई है। प्राइमरी के एक टर्न में से, बहुत से टर्न है यहाँ पे बेटा, एनपी टर्न है, एक टर्न में से जो फ्लक्स निकला वो कितना है, फाई है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये फाई निकला और हम मानते हैं कि कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं लीक हुआ है, हमने क्या मान रहे हैं इस टाइम, नो फ्लक्स लीकेज, ये भी आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें, ये सब होता नहीं बेटा, फ्लक्स लीक तो होगा ही, कुछ फ्लक्स तो चला ही जाएगा यहाँ से सराउंडिंग्स में, पूरा का पूरा फ्लक्स यहाँ नहीं आता, बट फिर भी हम नो फ्लक्स लीकेज का कांसेप्ट मान रहे हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे अभी किसके लिए, आइडियल ट्रांसफार्मर की, हम मानेंगे भाई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, कोई फ्लक्स लीकेज नहीं। तो प्राइमरी के एक कॉइल से फ्लक्स लिंक्ड है फाई, बेटा अगर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और कोई फ्लक्स लीकेज नहीं हुआ तो ये सारा का सारा फ्लक्स इसमें से पास करेगा। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सेकेंडरी के भी एक कॉइल से कितना फ्लक्स पास करेगा, फाई, है कि नहीं। सेकेंडरी के भी एक कॉइल से, नहीं बनाते हैं, एक कॉइल से कितना फ्लक्स पास करेगा, फाई। ये जो फाई बना है कोई भी फ्लक्स लीक नहीं हुआ, ये सारा का सारा फ्लक्स, यहाँ का सारा फ्लक्स यहाँ से भी पास किया। बोलो समझ में आया, इतना समझ में आया, यहाँ का सारा फ्लक्स यहाँ से पास किया। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूँ टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी, जरा मुझे बताना, टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी, फाई टोटल इन प्राइमरी, टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी, या इसको फाई लिख देते हैं, फ्लक्स इन प्राइमरी, टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी, कितना होगा टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन पाई, फाई 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 कितना हो गया, एन पी इंटू फाई, ये होगा टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी होगा। अच्छा बेटा यहाँ पे जो करंट लगा रखा है क्या वो वेरिएबल है, करंट वेरिएबल है, तो बेटा यहाँ पे क्या जनरेट होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा। तो अगर मैं पूछूं इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी, इसको हमने बोला ईपी, कितना हो जाएगा, चेंज इन फ्लक्स इन प्राइमरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फैराडेज लॉ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आ जाए नेक्स्ट पेज पे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी, चेंज इन फ्लक्स इन प्राइमरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा बेटा फ्लक्स इन प्राइमरी है कितना, एन पी फाई बाई डी टी, यही है फ्लक्स इन प्राइमरी। ईपी कितना हो गया, माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी। अच्छा अब जरा मुझे बताओ व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी, बताओ। पब्लिक बोलती माइनस कैसे, बेटा माइनस फैराडेज लॉ से है, माइनस डी फाई बाई डी टी, यही तो होता है फैराडेज लॉ, वाई नेगेटिव लेंस लॉ, फैराडेज लॉ, पढ़ा नहीं, फैराडेज लॉ लेंस लॉ नेगेटिव लगता है ना भाई। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज प्रोड्यूसिंग इट, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज प्रोड्यूसिंग इट। हटाना हटा दो माइनस, कोई खास दिक्कत आ जाएगा फॉर्मूला, उधर भी माइनस मत लगाना, इधर भी मत लगाना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ माइनस मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लक्स इन सेकेंडरी बताओ कितना होगा, एनएस इनटू फाई, एक कॉइल से फाई था, एन टर्न से एनएस फाई। बेटा ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी, ई एस इज इक्वल टू माइनस डी फाई एस बाई डी टी, फैराडेज लॉ है बेटा, दोनों तरफ मत लगाओ, तुम्हारी मर्जी, दोनों तरफ माइनस मत लगाओ, आपकी मर्जी। यहाँ से ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी माइनस डी फ्लक्स इन सेकेंडरी, एनएस इनटू फाई बाई डी टी, यहाँ से ईएस इज इक्वल टू माइनस एनएस डी फाई बाई डी टी, ये आएगा इज इक्वल्स टू ईएस इज इक्वल्स टू माइनस एनएस, एन तो कांस्टेंट है, डी फाई बाई डी टी, ये आ गया फ्लक्स ईएमएफ इन सेकेंडरी, ईएमएफ इन प्राइमरी। क्लियर क्लियर, बताओ दोनों सेम आ रहे हैं, कहाँ सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ प्राइमरी के, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के, कहाँ सेम है, अलग अलग तो है, इधर एनपी है उधर एनएस है। अब आपने देखा ईपी कितना आया, माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी, और ईएस कितना आया, माइनस एनएस डी फाई बाई डी टी। एक काम करते हैं, इसमें से इसको डिवाइड कर देते हैं, इसमें से इसको डिवाइड कर देते हैं, ईएस अपॉन ईपी इज इक्वल टू, इसमें से इसको डिवाइड किया, माइनस माइनस कैंसिल, डी फाई बाई डी टी कैंसिल, एनएस बाई एन।
यहां से क्या समझ में आ रहा है, यहां से क्या समझ में आ रहा है, यहां से क्या समझ में आ रहा है, यहां से ये समझ में आ रहा है कि ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स पे, यानी जिस तरफ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उस तरफ ईएमएफ ज्यादा होगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। नंबर ऑफ टर्न्स पे ईएमएफ डिपेंड करेगा, सिंपल। टीएस अपॉन ईपी इज इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक चीज बताओ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसमें क्या करना होता है, वोल्टेज बढ़ाना होता है, वोल्टेज बढ़ाना होता है। स्टेप अप का काम क्या है बेटा, वोल्टेज को क्या करना, इंक्रीज करना। तो इसमें बताओ क्या लिखूं मैं, वीएस बड़ा होगा, सॉरी वीएस लिखा, ई लिखा है ना, ईएस बड़ा होगा कि ईपी बड़ा होगा, बताओ जरा। ईएस बड़ा होगा कि ईपी बड़ा होगा, दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन होगा, वोल्टेज इंक्रीज करना है ना, दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाना है, आउटपुट कहां मिलता है बेटा, आउटपुट मिलता है सेकेंडरी पे, इनपुट डालते हैं प्राइमरी पे। स्टेप अप आउटपुट कहां मिलेगा, सेकेंडरी पे बेटा। कई लोग ईपी लिख रहे हैं अभी भी, कई लोग का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है बेटा। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, यहां आप देते हो इनपुट, यहां बेटा आपको मिलता है आउटपुट, ठीक है। अब बताओ, अब बताओ सोच के, स्टेप अप वोल्टेज बढ़ाना है, वोल्टेज को बढ़ाना है, ऐसे लिख दूं मैं, वोल्टेज बढ़ाना है, ईएमएफ ऑफ प्राइमरी, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी, तो सेकेंडरी का ईएमएफ प्राइमरी से ज्यादा होगा तभी तो बढ़ेगा। अच्छा बेटा अगर ईएमएफ बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, है कि नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो बेटा ऐसा डायग्राम बन जाएगा, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो जाएंगे, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो एनएस है वो एनपी से बड़ा है। तो ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाने का तरीका। मान लो कभी हमें वोल्टेज इंक्रीज करना है तो बहुत सिंपल तरीका है, क्या करो, सेकेंडरी में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स डाल दो, अपने आप इस तरफ का ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा, क्लियर। अच्छा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, या स्टेप डाउन करेगा यानी वोल्टेज को कम करेगा, स्टेप डाउन यानी वोल्टेज को डिक्रीज करेगा, वोल्टेज को डिक्रीज करेगा, ये इनपुट ये आउटपुट, प्राइमरी पे देते हैं इनपुट, सेकेंडरी पे मिलता है आउटपुट। वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है यानी प्राइमरी में ज्यादा होगा वोल्टेज, आउटपुट का कम हो गया। बेटा नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो जिधर ईएमएफ ज्यादा उधर नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ईपी से ये प्राइमरी में दिया इनपुट, सेकेंडरी में मिला आउटपुट, ठीक है। अब जिधर ईएमएफ ज्यादा उधर नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा हो गए, ठीक है। अगर इसका हम डायग्राम देखें तो बेटा ऐसा दिखेगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कम होगा। ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्लियर है। अच्छा इसमें एक चीज और बता देना, इतना तुम दिमाग चलाने लग गए, मुझे एक चीज और बता देना, इसमें करंट किसमें ज्यादा होगा, प्राइमरी की सेकेंडरी, स्टेप अप के केस में। स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ा है तो करंट घटेगा, बताओ कौन सा करंट ज्यादा है, आईपी की आईएस। यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा है तो करंट का क्या होगा, करंट घटेगा, तो आईपी ज्यादा होगा, आईएस कम होगा। जब भी हम कोशिश करते हैं कि वोल्टेज बढ़ाएं तो साइमल्टेनियसली करंट कम भी हो जाता है। यहाँ पे बच्चों में एक सवाल पूछूं, स्टेप डाउन वोल्टेज डिक्रीज हुआ, बेटा वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट यहाँ पे बढ़ जाएगा, सेकेंडरी का करंट ज्यादा होगा। ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। किस पे बेस्ड है, फिनोमेना क्या है, प्रिंसिपल क्या है इसका, म्यूचुअल इंडक्शन। फॉर्मूला क्या है, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स एंड ईएमएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। दो ही तो बात आई, नंबर ऑफ टर्न्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ईएमएफ, क्लियर है। जिधर ईएमएफ ज्यादा चाहिए उधर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर दो, और जिधर ईएमएफ ज्यादा होगा उधर करंट कम होगा, खत्म किया। पावर ट्रांसफार्मर है ना, पावर ट्रांसफार्मर भाई मतलब नाम दे दिया, पावर ट्रांसफार्मर कहने का मतलब इसका काम क्या होता है, टू ट्रांसफर पावर, है ना, ऐसा नाम क्यों दिया, ताकि ये फील है कि इसका काम क्या है, इसका काम है टू ट्रांसफर पावर, ठीक है, पावर को ट्रांसफर करते हैं। अगर हम मान लें बेटा कि हमारे पास कोई आइडियल ट्रांसफार्मर है, हमारे पास एक आइडियल ट्रांसफार्मर है जिसमें 100% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एंड 0% एनर्जी लॉस है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, अगर ऐसा कोई ट्रांसफार्मर है तो ऐसे ट्रांसफार्मर के हम बोल सकते हैं पावर इनपुट इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट बोल सकते हैं। बेटा इनपुट कहां पे होता है, प्राइमरी पे होता है, आउटपुट कहां पे होता है, सेकेंडरी पे होता है। मान लो यहाँ पे प्राइमरी में करंट है आईपी और यहाँ पे जो ईएमएफ है दैट इज ईपी, सेकेंडरी में जो करंट बन रहा है वो मान लो आईएस और यहाँ जो ईएमएफ है वो है ईएस, ठीक है। अब मैंने कहा दोनों तरफ की पार क्या है, सेम है, मैंने माना है, असम्पशन है कि दोनों तरफ की पार सेम है, मैंने मान लिया कि ये आइडियल करंट इन सेकेंडरी, ईएमएफ इन सेकेंडरी, मैंने मान लिया कि आइडियल है तो जितनी पावर इधर उतनी पावर इधर। बेटा ये क्या होता है हमारा इनपुट, ये क्या है हमारा आउटपुट, तो पावर इनपुट क्या हो जाएगी ईपी इंटू आईपी, पावर आउटपुट क्या हो जाएगी ईएस, पावर इनपुट ईपी इंटू आईपी, पावर आउटपुट ईएस इंटू आईएस। बेटा यहाँ से आप बोल सकते हो ईएस अपॉन ईपी इज इक्वल्स टू आईपी अपॉन आईएस, वही चीज जो बताई जो हम बात कर रहे थे कि वोल्टेज करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट बेटा ये बातें सब किसमें ट्रू हैं, किसके लिए बात की हमने, आइडियल। अदरवाइज बेटा जो पावर आउटपुट होगा वो पावर इनपुट से कम होगा, अदरवाइज जो पावर आउटपुट होगा वो इनपुट से कम होगा, कुछ एनर्जी हमेशा लॉस हो जाती है, क्लियर है, कुछ एनर्जी हमेशा लॉस हो जाती है, जितनी पावर इधर ईपी आईपी ये साइड सिर्फ आइडियल के केस में, क्लियर। अच्छा अब यहाँ फॉर्मूला लिखा है ES by EP इज इक्वल्स टू NS by NP इज इक्वल्स टू IP by IS, तो वही चीजें हैं जो मैंने बताई। बस एक बात याद रखनी बेटा, EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ करंट एंड EMF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, यहीं से बन गया फॉर्मूला, EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ES by EP NS by NP IP by IS, याद रहेगा, याद रहेगा। ये डायरेक्ट करंट में बेटा ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करेगा, आप डायरेक्ट करंट लगाओगे करंट चेंज ही नहीं होगा, करंट चेंज ही नहीं हुआ तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड थी वो बनी है,
जितना फ्लक्स था वो बना है, सारा का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से भी पास हो रहा है। पर जब तक सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा, करंट इंड्यूस ही नहीं होगा। अब जब ईएमएफ ही नहीं है तो वोल्टेज का ट्रांसफर तो भूल जाओ। तो क्लियर? अच्छा आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर रेशियो और टर्न्स रेशियो, बेटा एक छोटा सा टॉपिक है ये, कुछ नहीं है। के ट्रांसफॉर्मर रेशियो और टर्न्स रेशियो, बेटा के कुछ नहीं होता है। के इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, सिंपल। आउटपुट टर्न्स अपॉन इनपुट टर्न्स, सिंपल। चलो जल्दी से बता दो स्टेप अप के लिए, बस इसको बता दो फिर न्यूमेरिकल करेंगे। स्टेप अप के लिए मुझे बता दो के की वैल्यू क्या होगी, और स्टेप डाउन के लिए बता दो के की वैल्यू क्या होगी। स्टेप अप के लिए बताओ, स्टेप अप के लिए क्या होगा? स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ेगा यानी नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा होंगे। भाई स्टेप अप की बात करें, स्टेप अप का मतलब क्या हुआ? ईएमएफ इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ईएमएफ इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। बेटा न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, के इज ग्रेटर देन 1। स्टेप डाउन की बात करें, स्टेप डाउन की बात करें, स्टेप डाउन में क्या होगा? वोल्टेज कम हो जाएगा, ईएमएफ इन सेकेंडरी इज लेस देन ईएमएफ इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा हो गया, के लेस देन 1। क्लियर है? तो स्टेप अप का के ग्रेटर देन 1, स्टेप डाउन का के लेस देन 1। क्लियर? ये है टर्न्स रेशियो या ट्रांसफॉर्मर रेशियो। अब के की वैल्यू बेटा जितनी ज्यादा बड़ी होगी मतलब उतना ज्यादा स्टेप अप करेगा, वोल्टेज उतने गुना बढ़ाएगा। मान लो के की वैल्यू दे दी 10, मतलब वोल्टेज 10 गुना बढ़ेगा। के की वैल्यू 100, वोल्टेज 100 गुना बढ़ेगा। के की वैल्यू 1/100 यानी 100 गुना कम कर देगा। क्लियर है? क्या आप समझो ट्रांसफर रेशियो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो भी लिखते हैं इसको, ट्रांसफर रेशियो भी कह सकते हैं। ट्रांसफर रेशियो एकदम सिंपल आइडिया देगा कि कितने गुना वोल्टेज बढ़ा, ठीक है, या घटा सिंपल। के बोलता है आपसे 10 है, वोल्टेज 10 गुना बढ़ेगा। के बोलता है 1/10, वोल्टेज 10 गुना कम हो जाएगा। सवाल, द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल, देखो वर्ड क्या यूज किया, ध्यान देना, ऑफ एन आइडियल, वर्ड देखो आइडियल। द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टर्न्स, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी बोल दिए 100 है। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ऑल्सो 100, ट्रांसफॉर्मर रेशियो के की वैल्यू दे दी 100 है। के की वैल्यू 100 मतलब वोल्टेज 100 गुना बढ़ा देगा, स्टेप अप है। के की वैल्यू कितनी है? 100 मतलब वोल्टेज को ये 100 गुना बढ़ा देगा। द इनपुट वोल्टेज एंड द पावर आर, ये इनपुट वोल्टेज है और ये पावर है। बेटा इनपुट वोल्टेज मतलब ईएमएफ इन प्राइमरी, इनपुट वोल्टेज कहां पे दोगे? प्राइमरी में दोगे। इनपुट कहां होता है? प्राइमरी में। कितना? 220 वोल्ट। और पार इनपुट 1000 वाट है, 1100। बेटा ये आइडियल है तो पार तो इनपुट और आउटपुट की क्या होगी? इसकी सेम होगी। अब इसको चाहे इनपुट पार बोलो चाहे आउटपुट पार बोलो, पार इनपुट बोले या यही क्या होगी? पार आउटपुट भी होगी, क्योंकि आइडियल है ना। तो 1100 वाट। अब देखते क्या क्या पूछा है। नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सेकेंडरी, ये तो बहुत हलवा हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स इससे कितने गुना बढ़ जाएगा? 100 गुना बढ़ जाएगा, यहीं कहीं लिख देते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, प्राइमरी में 100 है, के 100 है, के बताता है कितने गुना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे, कितने हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे करें, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। पहला नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सेकेंडरी, एनएस चाहिए मुझको। बेटा के इज इक्वल्स टू एनएस बाई एनपी। के की वैल्यू 100 है, एनएस पता नहीं, एनपी 100 है। एनएस की वैल्यू हो जाएगी 10,000, 1 2 3 4 10,000। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? करंट इन दी प्राइमरी, करंट इन दी प्राइमरी। अच्छा करंट इन दी प्राइमरी कैसे निकाला जाए? करंट इन दी प्राइमरी कैसे फाइंड करें? बेटा पार इनपुट क्या हो जाएगा? ई इन प्राइमरी करंट इन प्राइमरी। इनपुट पार ये तो होगी ई इन प्राइमरी करंट इन प्राइमरी। पार इनपुट 1100 वाट, ईएमएफ इन प्राइमरी कितना है? 220, और करंट मेरे को नहीं पता, यहाँ से करंट मिल जाएगा। आईपी इज इक्वल्स टू 1100 अपॉन 220, 11 1 जा 11 0, 11 2 जा 22, कितना आ गया? 5 एम्पियर। सभी का आ गया 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्या है? वोल्टेज अक्रॉस दी सेकेंडरी, वोल्टेज अक्रॉस दी सेकेंडरी, यही हो जाएगा थर्ड पार्ट। वोल्टेज अक्रॉस दी सेकेंडरी, हमसे पूछ रहा है वीएस कितना है। बेटा वीएस बाई वीपी इज इक्वल्स टू एनएस बाई एनपी। वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी नहीं पता, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी 220, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। बेटा ये तो के होता है, इसकी वैल्यू 100 है। ये 10,000 था, ये 100 था, कट कटा के 100 आया। वोल्टेज इन सेकेंडरी कितना हो गया? 22,000, 22,000 वोल्ट। ये वोल्टेज को कितना गुना बढ़ा रहा है? 22,000 वोल्ट, यानी 10,000 गुना बढ़ा दिया। क्लियर? नेक्स्ट द करंट इन दी सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में करंट बताना है मुझको। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट इन सेकेंडरी कैसे निकलेगा? बेटा सेकेंडरी मतलब पार आउटपुट पे जाओ, क्या हो जाएगा? ईएमएफ इन सेकेंडरी इनटू करंट इन सेकेंडरी। पार आउटपुट अभी भी कितना है? 1100 है, आइडियल माना। ईएमएफ इन सेकेंडरी 22,000 इनटू करंट इन सेकेंडरी नहीं पता, सही है। यहाँ से करंट इन सेकेंडरी इज इक्वल्स टू 1100 अपॉन 22,000। कोई चाहे तो दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकता है। 11 1 जा 11, 2 जा 22, कितना हो जाएगा? 0.05, यही होगा। 0.10 लगा, 10 का 0, 0.05 एम्पियर। बेटा इसको ऐसे भी सोच सकते थे, वोल्टेज 1000 गुना बढ़ा है, 1000 गुना बढ़ा है, 10,000 गुना बढ़ा है। वोल्टेज 10,000 गुना बढ़ा है तो करंट भी क्या होगा? 10,000 गुना कम नहीं हुआ। गलत लिखा है कुछ, सही है। 0.05 वोल्टेज कितना था? नहीं, के कितना है? 100 है। अच्छा वही मैं सोच रहा था, के की वैल्यू कितनी है? 100। वोल्टेज 100 गुना बढ़ेगा, करंट 100 गुना कम हो जाएगा। वही 10,000 गुना 100 गुना, वोल्टेज 100 गुना बढ़ा, करंट 100 गुना कम हो गया। करंट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अपने डिफरेंट फॉर्मूले हैं। ईएस बाई ईपी इज इक्वल्स टू एनएस बाई एनपी इज इक्वल्स टू आईपी बाई आईएस, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है बेटा? पार इन दी सेकेंडरी। तो बेटा ये तो वही रहेगी, आइडियल ट्रांसफार्मर माना है हमने। अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर जो मैंने बताया है, तो पार इन सेकेंडरी जो पार इन प्राइमरी है यानी 1100 वाट। क्लियर सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ ट्रांसफार्मर हैज 500 टर्न्स इन दी प्राइमरी एंड 1000 टर्न्स इन इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर है, इसके प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 500 एंड 1000 टर्न्स इन दी सेकेंडरी। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 1000। द प्राइमरी वोल्टेज इज 220 वोल्ट, ईएमएफ इन प्राइमरी 220 वोल्ट।
एंड द लोड इन द सेकेंडरी इज 100 ओम। अब जरा लैंग्वेज देखिए सवाल की। द प्राइमरी वोल्टेज इज 200 वोल्ट एंड द लोड इन द सेकेंडरी, बेटा सेकेंडरी में एक लोड लगा रखा है, लोड मतलब रेजिस्टेंस, लोड मतलब रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, एंड द लोड इन द सेकेंडरी इज 100 ओम, इसमें एक लोड रखा है। कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी अज्यूमिंग इट टू बी एन आइडियल ट्रांसफार्मर। इसको क्या मानना है? आइडियल ट्रांसफार्मर। मांगा क्या है हमसे फाइनली? ईएमएफ इन दी, सॉरी, करंट इन दी प्राइमरी, हमसे करंट इन प्राइमरी पूछा है, और कुछ इंफॉर्मेशन। द प्राइमरी वोल्टेज इज 200 वोल्ट एंड द लोड इन सेकेंडरी इज 100 ओम। चलो ट्राई करो, क्या गलत है? तो मेरी आदत पड़ी हुई है 220 लिखने की। अब बताओ इसको कैसे करें? बेटा इससे आप पहले ईएमएफ इन सेकेंडरी निकाल लो। यहां से आप ईएमएफ इन सेकेंडरी सबसे पहले निकाल सकते हो। ये कितने गुना बढ़ा? 2 गुना। तो ईएमएफ भी कितने गुना बढ़ जाएगा? 2 गुना। तो ईएमएफ इन सेकेंडरी कितना हो जाएगा? 400 वोल्ट। क्लियर है ना? ईएमएफ किस पे प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ टर्न्स पे। ईएमएफ किस पे प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए? 2 गुना हो गए, तो ईएमएफ भी 2 गुना हो गया। अच्छा बेटा ये ईएमएफ है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पे करंट निकाल सकते हो, आप यहाँ का करंट फाइंड कर सकते हो। करंट कितना हो जाएगा? ईएमएफ कितना है भाई? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़े 2 गुना, ईएमएफ भी 2 गुना। तो ईएमएफ है 400 और रेजिस्टेंस है 100, कितना हो गया? 4 एम्पीयर। तो बेटा इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? 4 एम्पीयर। यहाँ से यहाँ ईएमएफ 2 गुना हुआ है तो करंट आधा हुआ होगा, यहाँ से यहाँ ईएमएफ डबल हुआ है तो करंट आधा हुआ होगा। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ करंट आना चाहिए 8 एम्पीयर। क्या आपका भी 8 आ रहा है? चाहे फॉर्मूला लगाओ चाहे दिमाग लगा लो। मैंने कहा यहाँ ईएमएफ 200 है, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ से यहाँ, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ से यहाँ 2 गुना हुए। अभी कई लोग कंफ्यूज हैं। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ से यहाँ 2 गुना हुए तो ईएमएफ भी यहाँ से यहाँ 2 गुना हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ। बेटा ईएमएफ मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया, करंट निकाल दिया 400/100 4 एम्पीयर। बेटा यहाँ से यहाँ देखो ईएमएफ आधा हो रहा है, इस तरफ से देख लो ईएमएफ आधा हो रहा है तो करंट डबल हो गया, है ना? ईएमएफ और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से यहाँ ईएमएफ डबल हो रहा था तो करंट हाफ होना चाहिए। क्लियर है? कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी 8 एम्पीयर। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर ईटा। अब बेटा अगर आइडियल ट्रांसफार्मर तो कोई बात ही नहीं हुई। अब जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जो रियल लाइफ में दिखते हैं, जो घर के बाहर रखे हैं, पावर स्टेशन रखे हैं, उनकी बेटा एफिशिएंसी 100% नहीं होती। उसमें क्या होता है? हमेशा पावर लॉस होता है। उसमें हमेशा देखा गया है कि जो पावर आउटपुट है दैट इज लेस देन पावर इनपुट। कुछ पावर क्या होती है? हमेशा लॉस हो जाती है। तो बेटा एफिशिएंसी क्या होता था? एफिशिएंसी के जब भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं जीवन में कहीं पे भी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। तो हमने लिख लिया पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमेशा सही रहा है, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। तो हम क्या बोल देंगे? एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट किसमें होती है? सेकेंडरी, ईएस इनटू आईएस। इनपुट किसमें होता है? प्राइमरी, ईपी इनटू आईपी मल्टीप्लाई बाय। क्लियर? चाहिए फॉर्मूला याद रखो, चाहिए। क्लियर? आइडियल के केस में क्या होता है बेटा? ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाती हैं, एफिशिएंसी 100% हो जाती है। क्लियर? पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, आइडियल केस में दोनों बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर व्हिच स्टेप्स डाउन 220 वोल्ट टू 20 वोल्ट। अच्छा ये ट्रांसफार्मर है व्हिच स्टेप्स डाउन 220 वोल्ट। बेटा क्या करेगा ये? 200 वोल्ट, 220 बोल लो मैं। व्हिच स्टेप्स डाउन 200 वोल्ट को स्टेप डाउन करेगा, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स डेफिनेटली कम होंगे इससे। 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट टू ऑपरेट अ डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। अच्छा, अज्यूम द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर टू बी 80%। ईटा कितना है? 80% है। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी। फाइंड क्या करना है बेटा? हमें करंट इन प्राइमरी फाइंड करना है। आप जरा ध्यान से देखो इस चीज को, आप जरा ध्यान से देखो इस चीज को, आप जरा ध्यान से देखो इसको, इसको जरा ध्यान से। टू ऑपरेट अ डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। बेटा ये 20 ओम की डिवाइस किधर लगेगी? ये 20 ओम की डिवाइस किधर लगेगी? टू ऑपरेट अ डिवाइस। बेटा सैड नहीं हूं, दुखी नहीं हूं, एनर्जी कम नहीं है, इसको कहते हैं ठहराव लेके पढ़ाना। किसी किसी दिन ठहराव लेके पढ़ाना चाहिए, है ना? जिस दिन ज्यादा एनर्जी लेने से गुस्सा आ जाता है तो ठहराव में अलग ही मजा है ना। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, तो में क्या दिक्कत है? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, सवाल सॉल्व हो रहे हैं, है ना? आज स्लो मोशन का मजा लो थोड़ा, है ना? मैं हूं आपके साथ, आपका होस्ट नीलेश मिश्रा, है ना? तो वाला फील दे थोड़ा सा। हाँ, क्या बोल रहा है? डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। हम भी इंसान है, कभी ए मूड कभी ओ मूड। डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, मजा उतना ही आएगा, सवाल तो सॉल्व हो रहा है। डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम है। अच्छा कहां लगाते हैं बेटा डिवाइस? हमेशा आउटपुट में लगाई जाती है हमेशा, ठीक है ना? अच्छा अब एक बात बताओ, क्या यहां से आप करंट निकाल सकते हो? पर याद रखना इस बार वो सारे रिलेशन वैलिड नहीं होंगे। अच्छा कौन सा रिलेशन यहां पे वैलिड होगा? जरा ये बताओ कौन सा रिलेशन यहां पे वैलिड है? ये चीज तुम मुझे बता दो तो मैं मान जाऊं। क्या ये वैलिड है यहां पे? ES अपॉन EP इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP। क्या ये रिलेशन बेटा यहां पे वैलिड होगा? क्या ये रिलेशन यहां पे वैलिड होगा? सोच समझ के जवाब दो। हाँ बेटा ये वैलिड होगा। नो क्यों कह रहे हो? इसको पार से कोई लेना ही देना नहीं है, ये तो वैलिड होगा। ये होगा, इसमें करंट कहां है? नंबर ऑफ टर्न्स जितने गुना करोगे वोल्टेज उतने गुना बढ़ेगा या घटेगा, ये तो होगा। पर बेटा ये वाला रिलेशन यहां पे आप नहीं लगा सकते, ES बाई EP इज इक्वल्स टू IP बाई IS। ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि ये रिलेशन आया था पार दोनों तरफ बराबर करके। क्लियर हुई बात? ये तो यहां पे वैलिड है, नंबर ऑफ टर्न्स जितने गुना बढ़ाओगे उतना ही में पड़े। भाई ये रिलेशन कहां से आया? जरा दोनों का सोर्स सोचो। ये आया है फैराडेज लॉ से, ये आया म्यूचुअल इंडक्शन से। उसको इसकी पार से कोई मतलब नहीं है, म्यूचुअल इंडक्शन से, फ्लक्स वगैरह से। तो ये तो वैलिड रहेगा, ये पार बराबर करके आया था, ये वैलिड नहीं रहेगा। अच्छा अब आते हैं वापस सवाल पे। यहाँ 20 वोल्ट है, रेजिस्टेंस है 20 ओम, ठीक है बेटा। यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा? सेकेंडरी तो है, सेकेंडरी में करंट कितना हो जाएगा? 20/20 कितना हो गया? 1 एम्पियर। सो करंट इन सेकेंडरी हो गया 1 एम्पियर। ईएमएफ इन सेकेंडरी हो गया 20 वोल्ट। ईएमएफ इन प्राइमरी है 200 वोल्ट। एफिशिएंसी है 80%। अब देखो यहीं पे कोई बच्चा अगर ये फॉर्मूला लगा दे, वो कहे ईपी पता है 200, ईएस पता है 20, आईपी नहीं पता, आईपी नहीं पता, आईएस पता है, 1 रख दिया और आंसर निकालने लगा, गलत हो जाएगा उसका। ये फॉर्मूला इस टाइम नहीं चलेगा। अब इतनी चीजें मिल गई। अब एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100। एफिशिएंसी कितना है? 80। पावर आउटपुट क्या हो जाएगा? ईएमएफ इन सेकेंडरी, करंट इन सेकेंडरी, आउटपुट और इनपुट क्या हो जाएगा? ईएमएफ इन प्राइमरी, करंट इन प्राइमरी इनटू 100।
8 इज इक्वल टू ईएमएफ इन सेकेंडरी कितना है 20, करंट इन सेकेंडरी 1, ईएमएफ इन प्राइमरी 200, करंट इन प्राइमरी बेटा निकालना था इनटू 10 हो गया। क्या हो जाएगा और बताओ, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल, गलत कर रहा हूँ क्या? करंट इन प्राइमरी ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अच्छा करंट इन प्राइमरी इज 1/8 बेटा, 1/8 मतलब 0 10, 8 1 8 20, 8 2 16 40, 0.125 एम्पियर। क्लियर हो गया सभी को? बेटा ये फॉर्मूला लगा के करंट मत निकाल देना, यहाँ पे आपने जल्दबाजी में यही फॉर्मूला लगा दिया, आपने कहा ईएसबी है, ईपीबी है, आईपीबी है, आईएसबी आईपी लगा दे तो उससे गलत आंसर आएगा, बिकॉज़ दिस इज नॉट आइडियल। ये कब वैलिड है बेटा? सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर पे। लिख दूं क्या ये बात यहाँ पे? कहाँ लिख दूं? पर्टिकुलर ये वाला कब आ पाएगा? जब क्या हो आपके पास ये पार से आया है, क्योंकि क्लियर है, यहां भी लिख देता हूं। किसके लिए वैलिड है? देखो लिखा है किसके लिए वैलिड है बेटा? सिर्फ और सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। क्लियर लिख दिया, किसके लिए वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, वरना वहां पे आप वही फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर नहीं मैच करेगा। क्लियर? एफिशिएंसी पे भी कर लिया सवाल। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। अब हम लोग ट्रांसफार्मर को जो आइडियल मान रहे थे वो आइडियल तो होगा नहीं, उसमें एनर्जी लॉसेस होंगे। तो कौन कौन से एनर्जी लॉस हैं? चलो देखते हैं। सबसे पहले कॉपर लॉस। अब बेटा जो ये वायर बना हुआ है कॉपर का, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, इसमें करंट बहेगा, वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो बेटा इसमें क्या होगा? हीट का लॉस होगा कि नहीं होगा? इसमें कुछ पावर लॉस होगी हमेशा। कितनी पावर लॉस होगी? P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा पावर लॉस होगी, चाहे कॉपर हो चाहे सिल्वर हो, भाई रेजिस्टेंस तो होगा ही कुछ ना कुछ, कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो बेटा इसको रिड्यूस करने का तरीका क्या है? ये पावर लॉस हो रही है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, पावर लॉस ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो बेटा इसको रिड्यूस करने का तरीका क्या होगा? इसको रिड्यूस करने का तरीका है कि आप थिक वायर यूज करो। बेटा थिक वायर का एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। थिक वायर जिसका एरिया ज्यादा हो, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर लॉस भी कम। रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? रो एल बाई ए। व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज रो एल बाई ए। तो एरिया आप जितना ज्यादा कर लोगे, जितना मोटा वायर उसको महंगा मिलता है। आपने देखा भी होगा ट्रांसफार्मर जो वायर होते हैं बहुत मोटे मोटे बड़े महंगे मिलते हैं ना, जितना मोटा वायर लोगे उतना महंगा, उसका रेजिस्टेंस उतना कम, पावर लॉस कम। नेक्स्ट फ्लक्स लीकेज। बेटा दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फ्लक्स लीकेज। हमने क्या माना था कि सारा का सारा फ्लक्स जो यहाँ से निकला है वो सारा का सारा फ्लक्स यहाँ से पास कर जाएगा। भाई हम तो बड़ा आइडियल मान रहे थे कि जितना फ्लक्स यहाँ बनेगा सारा का सारा फ्लक्स यहाँ से निकल जाएगा। अच्छी तो मैं दूसरी चीज बना दी, तो फ्लक्स लीकेज, वेरी सॉरी, फ्लक्स लीकेज ये तो दूसरी चीज है। इसको बात पहले फ्लक्स लीकेज प्रॉब्लम समझो फिर बताते हैं इसको। मेरा फ्लक्स लीकेज क्या है? आपने सोचा कि यहाँ से जितना फ्लक्स प्राइमरी से बना सबका सब सेकेंडरी से पास होगा। आपने कहा कि भाई हमने क्या ले रखा है? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन कोर इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हमने क्या सोचा? जितना प्राइमरी से फ्लक्स बनेगा सारा का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से जाएगा, जितना बनेगा सब सेकेंडरी से। पर असल में ऐसा होगा नहीं, कुछ फ्लक्स हमेशा लीक होता है सराउंडिंग्स में। ठीक है, तो फ्लक्स लीकेज को बचाने का जो तरीका है वो यहाँ पे बना हुआ है। टू रिड्यूस फ्लक्स लीकेज, टू रिड्यूस फ्लक्स लीकेज आप क्या करते हो बेटा? आप यूज करते हो एक सिंगल कोर। आप दो कोर की जगह एक सिंगल कोर पे ही प्राइमरी और उसी पे सेकेंडरी को लपेट देते हो। दोनों इंसुलेटेड हैं, बोथ वायर्स आर इंसुलेटेड। आपने एक सिंगल कोर में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इंसुलेट कर दिया। इससे क्या फायदा? दोनों को आपने रैप कर दिया। इससे क्या फायदा होगा कि प्राइमरी का जो फ्लक्स बनेगा वो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी में से पास होगा। बात समझ में? पहले आप दो अलग अलग कोर ले रहे थे, यहाँ प्राइमरी लिपटा था, यहाँ सेकेंडरी, यहाँ से फ्लक्स बन रहा था प्राइमरी से और सेकेंडरी से पास हो रहा था। हमने कहा कुछ फ्लक्स लीक होने के चांस है, तो आपने दोनों को एक ही कोर के ऊपर, सिंगल कोर के ऊपर लपेट दिया। ये इसका सोल्यूशन है। टू रिड्यूस फ्लक्स लीकेज बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडेड ऑन सिंगल कॉइल, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडेड ऑन सिंगल कॉइल। क्लियर है? फ्लक्स लीकेज का ये सोल्यूशन है। फ्लक्स लीकेज का ये सोल्यूशन है। फील्ड इंटरसेक्ट। बेटा क्या फील्ड इंटरसेक्ट? यही तो फील्ड बना रहे, वही तो उसमें से पास करिए। हाँ 99% तक एफिशिएंसी में जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। एडी करंट लॉस। अब एडी करंट लॉस क्यों हो रहा होगा? क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो कोर है, जो उसका मटेरियल है, उसमें से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बदल रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो क्या होगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। याद आ रहा है? एडी करंट हमने कहां पढ़ा था? एडी करंट का पढ़ा था, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। एडी करंट का पढ़ा था, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनेगी? क्योंकि बेटा फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। जब हमारे पास टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है तो किसी चीज से, मटेरियल में से फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा? मटेरियल के अंदर इंड्यूस्ड करंट बनेगा। याद आया? इंड्यूस्ड करंट बनेगा। ये मायने पड़ा था। इंड्यूस्ड करंट कैसा होता है बेटा? एडी करंट का शेप कैसा होता है ये बताओ? एडी करंट का शेप कैसा होता है? एडी करंट का शेप कैसा होता है? सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर करंट लूप्स बनने लगेंगे, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस होगा। भाई ये तो अनवांटेड करंट लूप्स हैं, जो कि कहां बनते हैं? मटेरियल में बनते हैं, 3D में बनते हैं, मटेरियल के अंदर बनने लगते हैं। तो उसको वर्लपूल शेप के होते थे, सर्कुलर शेप के होते थे। तो बेटा एडी करंट लॉस को हमको रिड्यूस करने के लिए क्या करना है? एडी करंट लॉस यहाँ पे क्यों आ रहा है? एडी करंट, अच्छा चलो, एडी करंट लॉस करने के लिए, कम करने के लिए हमें क्या करना है? बेटा क्या होगा? आपने यहाँ पे करंट बहाया, अब इसकी वजह से क्या हुआ? फ्लक्स चेंज हुआ। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से, अच्छा ठीक है रुक जाओ, हाँ यहाँ बनाता हूँ। मान लो मेरी कोर ऐसी होती, मान लो हमारी कोर का मटेरियल ऐसा होता, सॉलिड। जो हमारी कोर है वो साइड से ऐसी होती, पूरी सॉलिड होती, ठीक, पूरी सॉलिड कोर होती। मान लो, अच्छा नहीं बनाइए इतना, ऐसे बनाता हूँ, वो साइड बनिए ना। मान लीजिए जो कोर का साइड दिख रहा है ये पूरा सॉलिड होता है, पूरा एक मटेरियल, और यहाँ से भी ये पूरा एक मटेरियल, यहाँ से भी ये पूरा एक मटेरियल, यहाँ से भी। मान लो हम ऐसा लेते हैं ना, इस शेप का, मान लो हम पूरा सॉलिड लेते हैं, तो बेटा क्या होता? एडी करंट को क्या मिलती? लॉन्गर पाथ्स मिलती। अभी आपने क्या किया? कैसा कोर यूज किया? बताओ कैसा कोर यूज किया? लेमिनेटेड है ना कोर, प्लेट्स के फॉर्म में। आपने एक सिंगल
आपने एक सिंगल ब्लॉक की जगह डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेट्स रख दी और सभी को एक दूसरे से इंसुलेट कर दिया, उसी को बोलते हैं लैमिनेशन। लैमिनेशन मतलब पन्नी चढ़ा दी। मैंने बताया था आप वार्निश कर देते हो, पेंट कर देते हो, एक दूसरे से सब इंसुलेटेड है। तो जो करंट लूप बनेंगे वो अब 3D में नहीं बनेंगे, है ना। जो करंट लूप बनेंगे नॉट इन 3D। क्यों? कौन रोक देगा उनको? इंसुलेशन रोक देगा। क्लियर? करंट लूप नॉट इन 3D बिकॉज ऑफ इंसुलेशन। तो बेटा करंट लूप सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्लेट में बनेंगे, 2D में बनेंगे, सिर्फ प्लेट्स में बनेंगे, तो इतना ज्यादा एडी करंट लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट हिस्टैरिसीस लॉस। अब बेटा हिस्टैरिसीस लॉस कहां आता था याद है? अब देखो हमारे पास कैसा करंट है? ऑल्टरनेटिंग करंट। हमारे पास एसी करंट है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी कीप्स ऑन चेंजिंग डायरेक्शन, लगातार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। एसी करंट कीप्स ऑन चेंजिंग डायरेक्शन। इसकी वजह से क्या होगा? एसी जब बेटा अपना करंट डायरेक्शन चेंज करेगा, देख क्या होगा उससे? मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर रिवर्सेस फ्रीक्वेंटली। भाई समझो, करंट एक बार ऐसे बहा, मैग्नेटाइजेशन इस डायरेक्शन में हुआ, करंट दूसरी बार ऐसे बहा, मैग्नेटाइजेशन ऐसे हुआ। और आपको पता है 1 सेकंड में करंट 50 बार यूं बहेगा और 50 बार यूं बहेगा, यानी यही मटेरियल 50 बार ऐसे, 1 सेकंड में 50 ऑल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन 100 बार चेंज करेगा। 50 बार ऐसे बहा, देखा इसको इधर मैग्नेटाइज हो, ये हो गया मैग्नेटाइज। 50 बार ऐसे बहा, ऐसे मैग्नेटाइज। 50 बार ऐसे बहा, जब ऐसे बहेगा तो करंट, जब ऐसे बहा तो मैग्नेटाइजेशन ऊपर, जब ऐसे बहा तो मैग्नेटाइजेशन नीचे। स्पिन निकल मैग्नेटाइजेशन नीचे, जब ऐसे बहा तो मैग्नेटाइजेशन ऊपर, जब ऐसे बहा तो मैग्नेटाइजेशन नीचे। तो भाई मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन होगा, फिर डीमैग्नेटाइजेशन, फिर अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइजेशन, फिर डीमैग्नेटाइजेशन, अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइजेशन। 50 बार ये ऊपर की दिशा में मैग्नेटाइज होगा, 50 बार नीचे की दिशा में मैग्नेटाइज होगा। कितनी देर में? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 50 बार ऊपर की तरफ मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, नीचे की तरफ मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन। तो बेटा इसमें बहुत सारी एनर्जी लॉस होगी, है ना। आपको याद है हिस्टैरिसीस एनर्जी लॉस? ये क्या था हमारे सॉफ्ट मैग्नेट से या सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये क्या थे हमारे हार्ड मैग्नेट से या हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। 1 सेकंड के अंदर 50 बार इधर मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, 50 बार इधर मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज। तो भाई इस तरह से बहुत एनर्जी लॉस हो जाएगी रिवर्सेस फ्रीक्वेंटली, और हमें क्या होगा? हिस्टैरिसीस लॉस होगा। तो बेटा हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने का तरीका क्या है? इसको रिड्यूस करने का तरीका क्या है? मटेरियल अच्छा चुनो। तो हम जानबूझ के बेटा कौन सा मटेरियल चुन लेते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर चुन लेते हैं। ये सॉफ्ट आयरन कोर रहा। इसी की जगह हम लोग यहीं पे स्टील चुने होते तो हमारी हालत खराब हो जाती, बहुत सारा एनर्जी लॉस होता। क्लियर है? हाँ, आज कोई डिफिकल्टी नहीं है। यहीं पे ये लेक्चर और ये चैप्टर होता है समाप्त। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।